हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए डेली की तरह जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हूं। ये क्लास आपके मॉड्यूल बी आरबीडब्ल्यूएम से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत खास रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इस नजरिए से लगातार हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो एनपीए रिकवरी प्रोसेस जो होता है या एनपीए रिकवरी टूल्स जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक है आपका वो है डीआरटी, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं हम लोग। तो डीआरटी और डीआरएटी ये दोनों ही टॉपिक आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। केवल इस पर्टिकुलर पेपर की बात ना करें, बाकी पेपर्स में भी इससे सवाल बन जाते हैं। आज हम मॉड्यूल बी का लेक्चर नंबर 29 डिस्कस कर रहे हैं। और मॉड्यूल बी आपके एग्जाम में बहुत खास रोल प्ले करता है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको। इस नजरिए से आपको इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और कोशिश करनी है कि जो बातें बताई जा रही हैं उनको बहुत ही अच्छे से आप ग्रैब करें। सबसे पहले तो डीआरटी। डीआरटी स्टैंड फॉर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो डेट है उनको रिकवर करने के लिए ये एक स्पेशल कोर्स तैयार किया। एकदम वैसे ही जैसे अगर हम आम केसेस की बात करें तो वो हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उससे पहले सेशन कोर्ट से आपके, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बड़े न्यायालयों की तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही अगर देखा जाए तो डीआरटी और फिर डीआरएटी, ठीक है। डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डीआरएटी का मतलब है वो केसेस जिनके सुनवाई हो चुकी है, डीआरटी में ऑर्डर दिए जा चुके हैं, बट जो पार्टी है उससे सेटिस्फाइड नहीं है और उसके अगेंस्ट में अपील करना चाहती है तो वो डीआरएटी में जाए। ठीक है, तो इन सारी बातों को समझेंगे आज। कौन से एक्ट के तहत इनका गठन किया गया, ये सारी बातें जानेंगे। तो डीआरटी स्टैंड फॉर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डीआरएटी स्टैंड फॉर डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। These are specialized tribunals established in India under the recovery under the under the recovery of debt and bankruptcy act 1993, या फिर आप बोल सकते हैं रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ठीक है, द एक्सपीडिएट द रिकवरी ऑफ डेट्स ओड टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये एक्ट 1993 में आया था, पास किया गया और उसके बाद इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत रिकवरी प्रोसेस को डील किया जाता है। डीआरटी हैंडल्स द इनिशियल एडजुडिकेशन ऑफ डेट रिकवरी केसेस। तो शुरुआती जो केसेस हैं वो डीआरटी में डील किए जाते हैं और डीआरटी में जो भी केसेस आते हैं वो 20 लाख से ऊपर तक के केसेस आते हैं। उससे पहले जो सेटलमेंट होता है वो लोक अदालत में होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई डीआरटी का केस है, ऑर्डर दिया गया है और जो पार्टी है उसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएगी, तो वो डीआरएटी में उसे चैलेंज करती है। जस्ट लाइक हाई कोर्ट का आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट में आप उसे, ठीक है, उस आदेश को चैलेंज करते हैं। तो डीआरएटी हैंडल अपील्स अगेंस्ट द डीआरटी डिसीजंस। ठीक है, तो सरल भाषा में डीआरटी क्या है, डीआरएटी क्या है, किस एक्ट के अंतर्गत इनका गठन हुआ है, ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। वन बाय वन इसके थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले डीआरटी का पर्पस क्या है, इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव आपको ये चीज क्लियर है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी लोन एंड एडवांसेस दिए गए हैं और रिकवरी से संबंधित जो मुद्दे हैं जिनका अमाउंट एक तरह से देखा जाए 20 लाख से ऊपर का है, उनकी सुनवाई डीआरटी में होती है। टू प्रोवाइड डेडिकेटेड फोरम फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रिकवर डेट्स एक्सीडिंग 20 लाख। ये मेन पॉइंट है। 20 लाख से ऊपर तक के जो डेट्स हैं उनको रिकवर करने के लिए डीआरटी का गठन किया गया है। फंक्शन एडजुडिकेट केसेस रिलेटेड टू लोन डिफॉल्ट्स, यानी कि ऐसे मुद्दे जो कि लोन डिफॉल्ट से जुड़े हुए हैं। एनेबलिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रिकवर देयर फंड, इससे जुड़े हुए मुद्दे जो है वो डीआरटी में हैंडल किए जाते हैं। जुरिसडिक्शन, ईच डीआरटी हैज अ स्पेसिफाइड a specific geographical jurisdiction। एकदम वैसे ही जैसे हमारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट से संबंधित स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे देश में जो डीआरटीज काम कर रहे हैं उनके अपने अलग अलग जियोग्राफिकल
जुरिस्डिक्शन है जिनके अंतर्गत आने वाले केसेस को ये डील करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? ईच डीआरटी इज हेडेड बाय अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब अगली बात, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीआरईटी, मतलब जो हायर कोर्ट है, हायर ट्रिब्यूनल। डीआरईटी स्टैंड फॉर डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। पर्पस क्या है? टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास बाय डीआरटी, मतलब डीआरटी के द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं उनको चैलेंज करने के लिए उनके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। कहां पर? डीआरईटी में। टू हियर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स पास बाय डीआरटीज। फंक्शन के रिव्यूज द लीगैलिटी, रेगुलरिटी एंड करेक्टनेस ऑफ डीआरटी डिसीजंस, मतलब डीआरटी के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उन्हें एक तरह से रिव्यू करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या ऐसा तो नहीं कोई उसमें कमी रह गई या किसी का पक्ष ठीक से ना सुना गया हो? इस नजरिए से डीआरईटी का गठन किया गया कि जो डीआरटी के द्वारा फैसले सुनाए गए हैं उनको एक तरह से रिव्यू किया जा सके। अगर पार्टी को लगता है कि नहीं हमारी बात या फिर हमारा पक्ष सही से नहीं सुना गया है या जो भी आदेश दिया गया है वो सही नहीं है, तो डीआरईटी एक अगला कदम है जहां पर उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। jurisdiction, or DRT typically has jurisdiction over the same geographical area as the DRT within its region। कहने का मतलब देश में डीआरटी की संख्या ज्यादा है और डीआरटी की बात करें तो उसकी संख्या कुछ है, तो नंबर ऑफ डीआरटी जो है उनको एक ही डीआरटी हैंडल करता है। ठीक, स्ट्रक्चर क्या? हेडेड बाय चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डीआरटी को चेयरपर्सन का पद होता है वो हैंडल करता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब यहां पर कुछ की डिटेल्स हम पढ़ने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है इस नजरिए से कि डीआरटी में अगर कोई आदेश दिया गया है किसी केस से संबंधित तो उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है और कितने दिन के भीतर चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ डीआरटी लाई टू द डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब डीआरटी के दिए गए आदेशों को उनके अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है डीआरटी में, नॉट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए क्या कोई ऐसा केस है डेट रिकवरी से संबंधित जिसके अगेंस्ट में या जिसके बोल सकते हैं जिससे संबंधित डीआरटी के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है और कोई इंडिविजुअल उसे चैलेंज करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, तो कर सकता है। तो स्पेशल केसेस हैं बट डायरेक्टली नहीं। डीआरटी के आदेशों को चैलेंज किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है डीआरईटी में। तो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब ये जो सेक्शन 18 है इसका रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहा था। तो रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993, इस सेक्शन के अंतर्गत ये स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन जिसके द्वारा डीआरटी के दिए गए आदेश को वो अपील करना चाहता है डीआरटी में, तो आदेश के 30 दिन के भीतर उसे इसके अगेंस्ट में अपील करनी होती है। ठीक है, तो स्पेसिफाइज दैट एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय डीआरटी ऑर्डर मे अपील टू द डीआरटी विद इन 30 डेज। तो एग्जाम में ये 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि कितने दिन के अंदर चैलेंज किया जाना चाहिए। 30 दिन का कॉन्सेप्ट है, 30 डेज के भीतर चैलेंज किया जा सकता है या अपील की जा सकती है डीआरटी। कुछ स्पेशल केसेस हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। स्पेशल केसेस का मतलब क्या? डीआरटी या डीआरटी के द्वारा दिए गए आदेशों को हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस स्पेशल केसेस के तौर पर पूछे जा सकते हैं एग्जाम। स्पेशल केसेस आपके सामने है। द डीआरटी मे ऑल्सो एंटरटेन अपील्स आफ्टर द 30 डे पीरियड, मतलब 30 दिन का हमें टाइम दिया गया है। जैसे कि मैं अग्रीड पार्टी हूं जो डीआरटी के आदेश के द्वारा जो भी आदेश दिया गया उससे सहमत नहीं, अब मेरे पास उस आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर समय है कि मैं इसके अगेंस्ट में अपील करूं डीआरटी, लेकिन मैं किसी कारण से या किसी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं अपील नहीं कर पाया विद इन 30 डेज, तो क्या मेरे पास अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर आफ्टर 30 डेज का ऑप्शन होता है अपील करने का, उसी के बारे में बताया जा रहा है। द डीआरटी मे आल्सो एंटरटेन अपील्स आफ्टर 30 डे पीरियड if it is satisfied
that there was sufficient cause for the delay, मतलब कोई जेन्युइन रीजन है जिसके कारण ये डिले हुआ है। अगर डीआरटी इससे सहमत है तब जाकर डीआरटी इस पर्टिकुलर अपील को एक्सेप्ट करेगी। अकॉर्डिंग टू द पीएमएल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर वो चीज ओके है, उससे सहमत है डीआरटी, तब जाकर इसको सुना जाए। बोरोवर बोरोवर इज जनरली रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50% of the debt amount with the DRAT to file an appeal। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही खास पॉइंट है। मान लीजिए कोई बोरोवर है और जो भी है उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, उससे संबंधित जो केस है वो डीआरटी में चल रहा है। डीआरटी ने उसके अगेंस्ट में आदेश दे दिया। अब वो जो अग्रीड पार्टी है, बोरोवर जो है, वो इसके अगेंस्ट में अपील करना चाहता है डीआरएटी में। लेकिन इस अपील को करने के लिए सबसे पहले उसे 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यू जो है उसे डीआरएटी के समक्ष सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना। ठीक है, देखिए, इज जनरली रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50% ऑफ द डेट अमाउंट विद द डीआरएटी टू फाइल एन अपील। द डीआरएटी में रिड्यूस दिस अमाउंट टू 25%, इसको 25% तक रिड्यूस किया जा सकता है, बट जेन्युइन रीजन होने के कारण। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। 50% का क्राइटेरिया ही सही है। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। अपील बियॉन्ड डीआरएटी। अब डीआरएटी के आदेश को भी हम चैलेंज करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। देखिए, डीआरएटीज ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिट के थ्रू। अब एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। क्या डीआरएटी के ऑर्डर को उसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में? तो वो कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत इस अपील को सही माना जाता है, या इस आर्टिकल के तहत ऐसी अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में? तो आर्टिकल 226 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत, जिसे आप बोलते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। बट यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, नॉट डायरेक्टली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। पहले हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी एक प्रावधान दिया गया। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, फंडामेंटल राइट्स, जैसे ऐसे जो प्रमुख मुद्दे हैं जहां पर भाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट जो है उनसे संबंधित मुद्दे हैं, तो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 136 के। स्पेशल लीव पिटीशन से बोलते हैं एसएलपी, तब सुप्रीम कोर्ट को हम अपील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पहले आपको हाई कोर्ट को अपील करना। तो ये देखिए बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया हमने, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं फी कितनी लगती है। ठीक है, तो जो फी स्ट्रक्चर है डीआरटी एप्लीकेशंस के लिए वो हम देख लेते हैं। जो भी ओरिजिनल एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 और 19 सबसेक्शन 2 फॉर डेट्स अप टू 10 लाख, 10 लाख तक का अगर डेट है, उस केस में जो फी है वो 12,000। ठीक है, अगली बात, फॉर डेट्स एक्सीडिंग 10 लाख तो कितना है? 12,000 प्लस 1,000 फॉर एवरी एडिशनल 1 लाख। ठीक है, मतलब 10 लाख तक 12,000 है, उससे ऊपर अगर 11 लाख हुआ तो हर 1 लाख पर 1,000 की फी एक्स्ट्रा लगेगी। और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1.5 लाख। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1.5 लाख तक की फी जा सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने ये है, जब हमने चर्चा की कि डीआरटी में 20 लाख से ऊपर तक के केसेस ही जाएंगे, तो यहां पर डेट लिखा हुआ है 10 डेट्स अप टू 10 लाख, एक्सीडिंग 10 लाख। तो इससे संबंधित जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए सबसे खास, आपके जीआईबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहे हैं। 22 फरवरी लास्ट डेट है जीआईबी रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई पर। एग्जाम फॉर्म भर दिया भाई, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए, चारों पेपर एक साथ में क्लियर करने, अच्छा कंटेंट अच्छी टीम के साथ पढ़ने का मौका आपको मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ।
और जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो है जीआईबी महा। एक बेहतरीन टीम है जीआईबी महापैक जीआईबी प्लेटफॉर्म पर हमारे आपके लिए। जीआईबी महापैक को हम वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एक महापैक के अंतर्गत आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पर फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन 2.0, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी और क्रैश कोर्स जैसे सभी बैचेस का एक्सेस आपको महापैक में मिल जाएगा। एक बार आपने महापैक ले लिया है, आपको दोबारा किसी बैच को परचेज करने की जरूरत नहीं होती। हमारे बहुत सारे बैंकर्स महापैक के साथ जुड़कर उन्होंने एक बार में अपने जीआईबी एग्जाम क्लियर किए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पर आपके लिए जीआईबी महापैक 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके 2799, 12 मंथ 3999, 24 मंथ 5999। याद रखिए इस चीज को, इस समय एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है और उस ऑफर के तहत अप टू 80% तक के ऑफ चल रहे हैं हमारे सभी महापैक्स पर, लाइव बैचेस पर। आप उस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। महापैक के अंतर्गत आपको मॉड्यूल वाइज डीबीपीस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, जीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बैच है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट फोकस बैच है। आप जीआईबी फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं बिल्कुल। रेगुलर प्लान जो है वो है 1999। मतलब याद रखिएगा इस चीज को, फाउंडेशन बैच का मतलब है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बैच है और यहाँ पर हम आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कवर करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, पूरा पेपर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आता है। बट अगर आपने महापैक ले लिया है तो आपको ये बैच उसमें अवेलेबल मिलेगा, आप इसका एक्सेस पा जाते हैं आसानी से और आपको अलग से बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है इफ यू हैव महापैक ऑलरेडी। प्रो प्लान क्या है? प्रो प्लान के अंतर्गत आपको जीआईबी महापैक, जीआईबी जो 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं उसकी बुक्स मिल जाती हैं, मेंटरशिप बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, इन बोलते हैं कि अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाती है आपको, और भी इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको अवेलेबल। ठीक है, 2999 में आप अलग से बुक परचेज करते हैं तो आपके लिए वो कॉस्ट 1224 की है। बट अगर आप प्रो बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपके पास उसकी भी कॉस्ट कम होती है। जीआईबी वीकेंड बैच आपके लॉन्च किया गया है नवंबर 2026 के, समझिएगा। जीआईबी वीकेंड बैच नवंबर मंथ के लिए लॉन्च किया गया है उन बैंकर्स के लिए जिनका बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा, ब्रांचेस दूर हैं, डेली अप डाउन करते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, फोकस कर रहे हैं नवंबर 2026 साइकिल को, तो उनके लिए अभी से हमने वीकेंड बैच लॉन्च कर दिया कि वीकेंड बैच के साथ जुड़कर वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर प्लान जो है वो 2499 में है और प्रो प्लान जो है आपका 3499। मैं बता चुका हूँ प्रो प्लान के फायदे क्या है। प्रो प्लान के अंतर्गत आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाती है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, साथ साथ में जीआईबी बैंकर्स का सेट ऑफ 4 बुक्स, जो जीआईबी की 4 बुक्स हैं वो मिल जाती हैं, मेंटरशिप बैच मिल जाता है, यू विल गेट एवरीथिंग इन प्रो प्लान। ओके, अगली बात, जीआईबी एमसीक्यू बैच ला रहे हैं आपके लिए, पूरी तरह से एग्जाम फोकस्ड है, एग्जाम काफी करीब आ चुके हैं, मात्र 75 डेज मुश्किल से बचे हुए हैं, तो हम आपके लिए एमसीक्यू बैच ला रहे हैं। आप जीआईबी एमसीक्यू बैच के साथ जुड़कर एमसीक्यू और केस स्टडी दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। रेगुलर प्लान 1999 और प्रो प्लान आपका 2999 में उपलब्ध है आपके। ठीक है साथियों, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी बैच, फाउंडेशन बैच आपके लिए फेज 1 फेज 2 दोनों उपलब्ध है। प्लान आपके लिए है रेगुलर प्लान 2299 और प्रो प्लान जो है 3799 में उपलब्ध है। बैंकर्स जीआईबी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स की बात कर रहा था, ये 4 बुक्स आपके लिए 1224 की कीमत में उपलब्ध है। आप प्रो प्लान लेते हैं तो प्रो प्लान के तहत आपके लिए जो किताबें हैं ये और इसका प्राइस रिड्यूस हो जाता है। आप इन्हें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर पर परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की बात करें तो जैब_क्या बाय भास्कर सर, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। आप ये कोड स्कैन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अपने सवालों को पूछिए। धन्यवाद।